हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। आई होप आपको मेगा मेंटी क्विज देकर बहुत मजा आया होगा। टोटल 8 चैप्टर्स का मेगा मेंटी क्विज का कंपटीशन हमने कंडक्ट किया था। आई नो आपके नीट एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, आपका सीईटी एग्जाम भी नज़दीक आने वाला है। आपकी प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए MHT CET NEET MCQs of chapter number 8 of your 12th standard, that is respiration and circulation। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ये चैप्टर आपके ब्लड, आपके हार्ट और आपके पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस चैप्टर के MCQ सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। इस चैप्टर में से अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 MCQs आपके CET में आते हैं। तो हम कुछ 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में हम कुछ 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओवरऑल पूरे चैप्टर में से स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे चैप्टर में से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 40-50 क्वेश्चंस है। अगर आप ये क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके CET में स्कोर करने के चांसेस ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपको देना चाहूँगी। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है वो ये है कि आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंने और अजय सर ने अनअकैडमी ज्वाइन किया है। अनअकैडमी ने एक बहुत ही नया चीज़ स्टार्ट किया है। स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए PCMB के सारे लेक्चर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं और जिनको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ पढ़ना है, वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट, आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हो, किसी भी कोर्स को कभी भी पढ़ सकते हो। आप इंडिया के बेस्ट से बेस्ट एडुकेटर्स का लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हो अगर आप प्लस की मेंबरशिप लेते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपके डाउट्स को इंडिविजुअली सॉल्व किया जाता है जब आप लाइव लेक्चर अटेंड करते हो। आपको लाइव टेस्ट सीरीज, मॉक सीरीज देने का मौका मिलेगा। आपको कंटिन्यूअस करियर गाइडेंस, स्ट्रैटेजी गाइडेंस, टाइम मैनेजमेंट गाइडेंस दी जाएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक स्टूडेंट के लिए। यू कैन कीप अ प्रैक्टिस टैब, आप अपने प्रैक्टिस के ऊपर एक टैब रख सकते हो, एक ट्रैक कर सकते हो कि आपका कितना पढ़ाई हो रहा है। आपका सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिजाइन किया गया है विच विल बी कंप्लीटेड बिफोर टाइम एंड यू कैन लर्न ऑन एनी लैंग्वेज इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल इन। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। ये अनअकैडमी का एक बड़ा एडवांटेज है। यू कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर, आते जाते सोते जागते कभी भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें आपका मोबाइल में ही लेक्चर होता है। एंड यू ऑल्सो गेट द स्टडी मटेरियल ऑफ योर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। ओके, हाँ, अगर आपको फ्री क्लासेस देखने हैं, स्पेशल लाइव क्लासेस देखने हैं या आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, दैट इज ANJ10, जिस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपके लिए और एक बहुत बढ़िया चीज ये है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं भी खरीदा है तो भी आप फ्री टेस्ट दे सकते हो जो एवरी सैटरडे और संडे होता है। 12 बजे, दोपहर को 12 बजे ये टेस्ट होता है। टोटल 12 क्वेश्चंस लिए जाते हैं और उसका सोल्यूशन भी आपको एनालाइज करके बताया जाता है। और अगर आप प्लस के मेंबर हो तो आपका भी बेनिफिट है, आप भी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे टेस्ट दे सकते हो। तो अगर आप मेंबर नहीं भी हो तो भी आपको टेस्ट देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स के पैकेजेस हैं, आप अपने अफोर्डेबिलिटी, कंफर्ट जोन के हिसाब से कोई भी पैकेज खरीद सकते हो। जितना ज्यादा टाइम का पैकेज खरीदोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और इसके ऊपर और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो ANJ10। तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आया है जिससे आप अपने करियर में, अपने एग्जाम्स में टॉप कर सको। तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। थैंक यू। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ। ओके, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनियस रिंग्स इन ट्रैकिया एंड टू ब्रोंकाई। ओके, सो अपने कार्टिलेज, अपने ट्रैकिया के ऊपर जो कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, इधर देखो, ये अपना ट्रैकिया का स्ट्रक्चर है और ये अपने कार्टिलेज वाले रिंग्स हैं। तो ये कार्टिलेज रिंग्स का क्या फंक्शन होगा, चलो मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, सब लोग फटाफट चैट बॉक्स में आंसर करो। तब तक हम ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, टू गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ फॉर द ब्लड फ्लो। ये जो बाहर के कार्टिलेज रिंग्स हैं इनका डायरेक्ट ब्लड फ्लो से कुछ लेना देना नहीं है, तो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने का तो सवाल ही नहीं उठता। सो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल। टू क्लोज इट एंड प्रिवेंट एयर फ्रॉम गोइंग आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। अरे भैया, अगर तुम पूरा का पूरा ट्रैकिया
ब्लॉक कर दोगे और अगर आपकी सांस बाहर ही नहीं जाएगी तो अंदर से ही लंग्स फट जाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट. कैरी एयर टू लंग्स, कार्टिलेज का काम थोड़ी होता है एयर को लंग्स तक कैरी करना, वो तो ट्रैकिया का काम होता है ना. हमको कार्टिलेज का फंक्शन पूछा है कि अपने ट्रैकिया के ऊपर ये जो कार्टिलेज वाली रिंग्स होती है, इन रिंग्स का क्या काम होता है. देखो ये रिंग अप एंड डाउन मूव हो सकती है, तो इसका एयर कैरी करने का फंक्शन नहीं होता है. करेक्ट, बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर दिया है चैट बॉक्स में. तो इसका राइट फंक्शन क्या आएगा, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्स एंड कीप इट ओपन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. यानी कि ये जो आपके ट्रैकियल रिंग्स होते हैं ये कंटिन्यूअस अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, जिसके वजह से आपका जो एयर है वो प्रॉपरली अंदर आएगा और बाहर आएगा. तो आपके ट्रैकिया को ओपन रखने के लिए और उसको एक दूसरे से टकराने के लिए ये जो कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, ये कार्टिलेज रिंग्स कभी एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं करते हैं. तो ये कार्टिलेज रिंग्स एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं होंगे और आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कंटिन्यूअस चालू रहेगा. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. परफेक्ट, लेट्स मूव अहेड. पल्स प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट. चलो सब लोग चैट बॉक्स में आंसर दो. आई विल गिव यू 5 seconds. Yes everybody, come on, try to answer this question. चलो ट्राई करो सब लोग. वेरी गुड एवरीबडी. सबने चैट बॉक्स में राइट आंसर दिया है. पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोल सकते हैं क्या? सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको हम पल्स प्रेशर नहीं बोलते हैं. डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोल मतलब क्या होता है? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन. और डायस्टोल मतलब क्या होता है? हार्ट का रिलैक्सेशन. तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है तो दोनों के बीच में जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर. मतलब एक नया हार्ट बीट क्रिएट करने से पहले जो बीच का गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको पल्स प्रेशर बोलते हैं. डायस्टोलिक प्रेशर भी राइट आंसर नहीं आएगा. सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या इसके बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के बीच में जो जॉइंट डायस्टोल का पीरियड रहता है वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर. द टाइम टेकन फॉर जॉइंट डायस्टोल ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज. ये तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है डायग्राम. चलो सब लोग जल्दी जल्दी बताओ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जॉइंट डायस्टोल के लिए कितना टाइम दिया जाता है? ये देखो, यस, आई होप चैट बॉक्स ने सबने राइट आंसर दिया है. ये आपका जॉइंट डायस्टोल है. तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, मतलब 0.4 सेकेंड का टाइम दिया जाता है फॉर जॉइंट डायस्टोल. सो आंसर इज बी. परफेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ व्हाट. आपका जो कोरोनरी आर्टरी है, चलो सब लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर देना स्टार्ट करो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. आपका जो हार्ट का आर्टरी होता है, ये आर्टरी के बीच में अगर इधर पे कोई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? उसके वजह से आपके आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है, यानी कि जो बीच की कैविटी होती है, वो ब्लड फ्लो नहीं होगा. वहां से आपका ब्लड फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा. तो ये जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन है, ये डिपोजिशन किसके वजह से होता है? परफेक्ट, सबने चैट बॉक्स में राइट आंसर दिया है. एंड द राइट आंसर इज कोलेस्ट्रॉल. बैड कोलेस्ट्रॉल जब हमारे आर्टरीज में ऐसे डिपॉजिट होने लग जाता है तो उसके वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरीज बीच में से नैरो हो जाती है, यानी कि वो ब्लॉक हो जाती है. सो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आ रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है. और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो पहले चैप्टर एक बार रिवाइज करो, फिर वापस से ये सेशन देखो. सेशन तो अवेलेबल ही रहेगा यूट्यूब पे, कभी भी इसको देख के सॉल्व कर सकते हो. द ईच एल्वियोलस इज लाइंड बाय. हर एक एल्वियोलस का मेम्ब्रेन अंदर से कौन से सेल्स से सराउंडेड होता है? देखो ये रहा आपका एल्वियोलस का डायग्राम. सब लोग चैट बॉक्स में आंसर करने का ट्राई करो जिसको जिसको आता है. ये देखो, ये आपका एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है. ये आपका क्या है? ये आपके एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है. और एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन किससे सराउंडेड होता है? इट इज लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स. ये किससे सराउंडेड होता है? इट इज, ये देखो एक सिंगल लेयर है, इसके ऊपर अगर और एक लेयर होती तो इसको हम डबल लेयर बोलते हैं. तो दिस इज नॉट द राइट आंसर क्योंकि इधर डबल लेयर बोला गया है. दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर. इसको राइट आंसर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, मतलब बीच बीच में ऐसे ट्रांजिशनल सेल्स रहेंगे. दिस इज नॉट द राइट आंसर.
डबल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियल, बहुत सारे बच्चे फ्लैट एपिथेलियल वर्ड देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्लैट एपिथेलियल सेल्स कॉमन है, करेक्ट है, लेकिन एल्वियोलाई के पास सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो। किया कि नहीं किया अभी तक लाइक पे क्लिक? जल्दी 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 लाइक पे क्लिक करो और क्वेश्चन का आंसर दो। द ब्लड प्रेशर इन अ हेल्दी पर्सन कम्स टू मिनिमम ड्यूरिंग, एक हेल्दी पर्सन में ब्लड प्रेशर सबसे कम कब होता है? ब्लड प्रेशर सबसे कम कब होता है? जब वो इंसान रेस्ट कर रहा होता है। एक्सरसाइज के टाइम पे तो ब्लड ज़्यादा फास्ट भागेगा क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए मसल्स को, सो एक्सरसाइज के टाइम पे ब्लड प्रेशर मैक्सिमम रहेगा। जब इंसान चलता है तभी भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। जब इंसान स्ट्रेस में रहता है उस टाइम पे भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब इंसान सोते रहता है, स्लीप कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में, तो हमारा ब्लड प्रेशर एकदम मिनिमम होता है। तो आंसर इज स्लीप। यस, परफेक्ट, बहुत सारे लोगों ने एकदम राइट आंसर दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स यानी कि ह्यूमंस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज गवर्न वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स? तो इधर पे आपको क्या बोला गया है? हमारे लंग्स का जो वेंटिलेशन है, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कौन से मसल्स कंट्रोल करते हैं? चलो आप बताओ इसका आंसर। हमारे लंग्स का जो वेंटिलेशन है वो कौन कंट्रोल करता है? चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कम ऑन, आंसर क्विकली। यस, हमारा वेंटिलेशन, हमारे लंग्स का वेंटिलेशन कौन कंट्रोल करता है? यस, ये देखो, ये है आपके इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं? ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जब अपना हार्ट इंस्पिरेशन करता है तो अपना चेस्ट बाहर आ जाता है, तो ये इंटरकोस्टल मसल्स एक्सपांड हो जाते हैं, और जब आप एक्सपिरेशन करते हो तो चेस्ट अंदर चला जाता है। तो इंटरकोस्टल मसल्स के मूवमेंट की मदद से हमारा वेंटिलेशन प्रोसेस, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, नीचे यहाँ पे जो डायफ्राम होता है, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम के करेक्ट मूवमेंट की वजह से हमारे अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबको समझ में आ रहा है। आप पहले थ्योरी देख लेना अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन इज, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में कॉलम दिया था, मैंने आपको लर्न करने बोला था। ये देखो इधर पे आपका स्कॉर्पियन यानी कि आपका बिच्छू, बिच्छू का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? बताओ मुझे, चलो जल्दी जल्दी सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करो। बिच्छू का, स्कॉर्पियन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? कम ऑन, क्विकली टाइप द आंसर। सी इधर, अरे ये तो सामने दिया है, बुक लंग्स। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, P wave of electrocardiogram occurs before which particular contraction? P wave कब जनरेट होता है? ये देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक में, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया गया है। ये P वेव है, ये QR S वेव, फिर ये T वेव। तो P वेव कब जनरेट होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के पहले। कब ये तब ये जनरेट होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के पहले। मतलब ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपके हार्ट के 4 चेम्बर्स है। ये ऊपर की तरफ 2 एट्रिया है, नीचे की तरफ 2 वेंट्रिकल्स है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होके अपना ब्लड राइट वेंट्रिकल में डालता है। तो जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पी वेव जनरेट होती है, और राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी टाइम पे आपके लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है आपके लंग्स से, यहाँ से नहीं एक्चुअली, यहाँ से लंग्स आएगा, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ये आपके राइट एट्रियम में ओपन होगा। सी, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले पी वेव जनरेट होता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जब आप जोर से सांस बाहर छोड़ते हो उसके बाद भी थोड़ी सी एयर हमारे लंग्स में बच जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन सम एयर इज लेफ्ट इन द लंग्स विच इज कॉल्ड एज व्हाट? तो जो एयर हमारे लंग्स में बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। The volume of air that remains in the lungs after and the dead space even after maximum expiration, पूरा सांस आपने करके छोड़ दिया,
फिर भी आपके लंग्स में जो सांस बच गई उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। वेरी गुड, सब लोग कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर टाइप करो। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज सेक्रेटेड एट द एंड ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन। देखो, सिंपैथेटिक न्यूरॉन क्या करता है, ये एक्साइटमेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और पैरासिम्पैथेटिक हार्मोन क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन ये रिलैक्सिंग वाला हार्मोन सेक्रेट करता है। तो इसमें से वेसोप्रेसिन तो एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इसका लेना देना एक्सक्रीशन से है, तो ये इधर पे एक्साइटमेंट और रिलैक्सिंग का कुछ लेना देना नहीं है। थायरोक्सिन आपके बॉडी का ग्रोथ डिसाइड करेगा, एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलाइन, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। एड्रेनलिन इज एक्साइटमेंट हार्मोन एंड एसिटाइलकोलाइन इज रिलैक्सिंग हार्मोन। तो आपको क्या पूछा गया है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, रिलैक्सिंग। सो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ब्लड वेसल दैट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो, आपका जो हार्ट का चेंबर होता है, ऐसा अपना हार्ट का चेंबर होता है, ठीक है, नॉर्मल बनाते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से जो आपका आयोर्टा निकलता है, ये आयोर्टा क्या करता है, ये आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है, और फिर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम के पास। तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करने का काम कौन करता है, आयोर्टा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन टोटल कितना परसेंटेज ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ये देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ है। 3% ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, यानी इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म, एंड 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। तो ऑब्वियसली आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ आपका थ्योरी कड़क होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब थ्योरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द बॉडी ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग इफ स्प्लीन इज रिमूव्ड। चलो, इसका आंसर सब लोग टाइप करो चैट बॉक्स में। अगर आपके बॉडी से स्प्लीन निकाल दिया जाए, स्प्लीन का काम क्या होता है, डेड आरबीसीज को कलेक्ट करना, डेड आरबीसीज को फिल्टर करना। तो अगर आपकी बॉडी से स्प्लीन रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। क्या आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा, नहीं, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन स्प्लीन में सिर्फ फीटस वाले स्टेज में होता है। जब आपका फीटस रहता है तब उसमें स्प्लीन से आरबीसी बनता है, पर ये तो अडल्ट ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं। अडल्ट ह्यूमन बीइंग में स्प्लीन ब्लड नहीं बनाएगा, तो स्प्लीन का काम सिर्फ डेड आरबीसी फिल्टर करने का है। डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका आरबीसी फिल्टर होना बंद हो जाएगा क्योंकि आपने स्प्लीन को रिमूव कर दिया है। सो डेड आरबीसी ऐसे ही आपकी बॉडी में फ्लो होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, इन कार्डियक आउटपुट ऑफ 5 to 50 ml per minute with 75 heartbeats per minute, the stroke volume is। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, मतलब एक हार्ट बीट में कितना ml ब्लड निकलेगा। देखो, आपको क्या बोला है, 75 हार्ट बीट से आपका कितना ml ब्लड पंप हो रहा है, 5 to 50। आपको एक हार्ट बीट का ml फाइंड आउट करना है। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक हार्ट बीट में कितना ml ब्लड पंप होता है, x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x इज इक्वल्स टू 5250 इंटू 1/75। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर, x इज इक्वल्स टू 70 ml। सब लोग कैलकुलेट करके देखो, तो इसमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर। चलो सब लोग बताओ फटाक से चैट बॉक्स में। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा करियोसाइट्स यील्ड। मेगा करियोसाइट्स कौन से पर्टिकुलर सेल्स बनाते हैं, ये तो आपको थ्योरी के टाइम पे मैंने बताया था। ये बनाते हैं आपके ब्लड प्लेटलेट्स। जब हम थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। वेरी गुड। Whose pulse rate would be maximum out of these 4%। चलो इसका आंसर सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आपको 4 अलग अलग कंडीशन दिया गया है, इन चारों केसेस में से सबसे ज्यादा पल्स रेट किसका होगा। पल्स रेट यानी कि फास्टर ब्लड प्रेशर। 25 साल की एक ओल्ड लेडी है जो स्वेटर बना रही है, जो आराम से बैठ के स्वेटर बना रही है। फिर दूसरा ऑप्शन, एक 10 साल का बच्चा है जो आराम से बैठ के टेलीविजन देख रहा है। तीसरा ऑप्शन, ओल्ड मैन स्लीपिंग ऑन द बेड। एक बुढ़ा आदमी है वो आराम से सो रहा है।
और चौथा ऑप्शन मैन हु इज स्विमिंग टू रीच द फिनिश लाइन, चौथा आदमी वो बहुत फास्ट स्विम कर रहा है क्योंकि उसको वो कंपटीशन जीतना है, उसको फिनिश लाइन तक पहुंचना है। तो इन चारों में से किसके ब्लड में, किसके हार्ट में सबसे मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होगा, सबसे मैक्सिमम पल्स रेट होगा? ऑब्वियसली आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डन एवरीबॉडी, डन, सब कुछ समझ में आ रहा है? आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनरी सल्कस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, कोरोनरी सल्कस कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? चलो आप बताओ। देखो हमने पढ़ा था हार्ट के जो 4 चेम्बर्स होते हैं, ऐसे हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। तो कोरोनरी सल्कस मतलब क्या होता है? यस एवरीबॉडी, मैंने बहुत डिटेल में बताया था, आप लोग बताओ चैट बॉक्स में, फिर मैं बताऊंगी। कोरोनरी सल्कस किसको बोलते हैं हम? यस, कोरोनरी सल्कस क्या होता है? अपना एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, मतलब यहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, रुको दूसरे कलर से बताती हूँ, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो बीच का कनेक्टिंग पॉइंट रहता है, इसको हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। याद आया सबको? वेरी गुड, जिसने जिसने मेरा लेक्चर देखा है सबको याद आएगा, ठीक है? ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप पे हम सारा अपडेट्स देते हैं, सारे लेक्चर्स शेयर करते हैं, कभी कौन सा वीडियो आने वाला है सब कुछ आपको शेयर करते हैं। तो जिसने जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप शेयर नहीं किया है फटाफट टेलीग्राम ग्रुप शेयर करो। और अब तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी आ गया है, और जिन बच्चों को साइंस लेना है वो 11 साइंस में एडमिशन भी ले लेंगे, तो उनके साथ भी हमारी चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि 25,000 सब्सक्राइबर्स होने पर हम आपके लिए एक गिव अवे रखने वाले हैं। 25,000 सब्सक्राइबर्स होने पर हम आपके लिए एक गिव अवे रखने वाले हैं, जिसके रूल्स और कंडीशंस आपको 24,000 सब्सक्राइबर्स होने पे हम डिस्प्ले कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 11th के स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के साथ चैनल शेयर करो। क्यों? इससे उनका फायदा है। क्या फायदा होगा उनका मैम? 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का जितना भी नोट्स होता है, फिजिक्स और बायो का जितने भी चैप्टर्स होते हैं, टारगेट के नोट्स, 11th एंड 12th, जो बच्चे अभी 12th गए हैं उनका भी, और जो बच्चे 11th में हैं उनका भी, 11th का जो टारगेट नोट्स होता है फिजिक्स और बायो का, फिजिक्स एंड बायो का, वो पूरा का पूरा नोट्स हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया है। हमने क्या कर दिया है? अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया है। और बहुत जल्द हम केमिस्ट्री और मैथ्स का भी सॉफ्ट कॉपी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। पहले क्लास 11th का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या पहले क्लास 12, जिसका पहले बन जाएगा उसका पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बहुत जल्द टेलीग्राम ग्रुप पे केमिस्ट्री और मैथ्स का भी सॉफ्ट कॉपी हम देने वाले हैं, टारगेट का नोट्स, ताकि जिन बच्चों को अफोर्ड नहीं होता है वो बच्चे नोट्स ना खरीदें और डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकें। ओके, अब तो लाइक बनता है। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करो, फटाफट 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ चैनल शेयर करो, ताकि वो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सके। फ्री एजुकेशन मिलने का हक सबको है, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन। तो हम आपका फिजिक्स और बायो एकदम एक्सीलेंट तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो सबके साथ जल्दी जल्दी चैनल शेयर करो और उनकी हेल्प करो। So why does blood not become acidic during transport of CO2? अपना ब्लड एसिडिक क्यों नहीं बनता है जब वो CO2 ट्रांसपोर्ट करता है? क्योंकि ब्लड में बफरिंग एजेंट्स होते हैं। ब्लड में क्या होते हैं? बफरिंग एजेंट्स होते हैं जो ब्लड का pH मेंटेन करके रखते हैं। वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड आयंस याद आ रहा है? यस। द स्टेइंग पीरियड ऑफ RBC इन द ब्लड इन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली इज, ओके, हमारा जो आरबीसी होता है इसका कितना डेज का लिमिट होता है? देखो आरबीसीज एवरी फ्यू डेज में डेड हो जाते हैं और फिर न्यू आरबीसी फॉर्म होते हैं। तो मेल्स के अंदर बताओ, आंसर बताओ, आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर A, B, C, D सब सेम लग रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? मेल्स के अंदर आरबीसी 120 डेज तक रहता है और फीमेल्स के अंदर आरबीसी 110 डेज तक। जैसे डेड आरबीसीज स्प्लीन के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, न्यू आरबीसीज बोन मैरो से फॉर्म होते हैं। न्यू आरबीसी बोन मैरो से बनेंगे और पुराने आरबीसी स्प्लीन में चले जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज लोकेटेड इन,
देखो हमने ऐसा हार्ट का चेम्बर पढ़ा, इतनी बार मैंने अभी ड्रॉ कर दिया कि आपको तो याद ही हो गया होगा। यहाँ पे आपका एवी नोड प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपका एवी नोड प्रेजेंट होता है। ये एवी नोड क्या करता है? ये एवी नोड एसए नोड का इंपल्स कैरी करता है। सो एवी नोड किधर पे प्रेजेंट रहता है? आपके राइट एट्रियम में। इधर एसए नोड रहता है और उसके नीचे एसए नोड सुपीरियर वेना कावा के नीचे रहता है, और ये एवी नोड कोरोनरी साइनस के पास रहता है। सो एवी नोड का आंसर है राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज टू डेजिग्नेट एन इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ WBC इज, ये हमने पढ़ा था। अगर WBC का काउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। WBC का काउंट अगर बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यस एवरीबडी, यस, WBC का काउंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं उसको हम? ल्यूकोपेनिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द पीएच ऑफ द ब्लड? ये तो भाई हमने थ्योरी में पढ़ा था। ब्लड का पीएच कितना होता है? आप बताओ। एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बेसिक होता है, कितना होता है? तो ब्लड का पीएच होता है 7.2 to 7.4। यस, यस एवरीबडी, परफेक्ट। आई होप आपका रिवीजन हो गया है और आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने में हेल्प हो रही है। इन एन एक्सीडेंट देयर इज अ ग्रेट लॉस ऑफ ब्लड, विच ब्लड ग्रुप कैन बी सेफली ट्रांसफ्यूज्ड? समझो कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है और आपको अर्जेंट ब्लड की जरूरत है, तो कौन सा ब्लड आप बिना सोचे समझे ट्रांसफ्यूज कर दोगे? कौन सा ब्लड यूनिवर्सल डोनर है? 4 ऑप्शन है, इसका आंसर तो आपको आंख बंद करके नींद में भी आना चाहिए। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है? बताओ, सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करो, कमेंट में टाइप करो, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ नेगेटिव। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ नेगेटिव। यस, एंड नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोरामेन ओवेल? फोरामेन ओवेल किधर होता है? फोरामेन ओवेल किधर होता है? याद आ रहा है आपको? ऐसे यहाँ पे हमको ये फोरामेन ओवेल देखने को मिलता है। सो फोरामेन ओवेल किधर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द इधर नहीं होता है, इधर होता है, सॉरी इधर होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम ऑफ द फीटस। ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में आपका फोरामेन ओवेल प्रेजेंट होता है। ओके, किधर प्रेजेंट होता है? राइट, मैंने डायग्राम में, लेक्चर में मैंने डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाया है। सो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में फोरामेन ओवेल प्रेजेंट होता है। सो आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा और काफी अच्छे से सॉल्व भी किया होगा आपने। अगर कोई भी डाउट है तो सबसे पहले जाके थ्योरी देखो, थ्योरी में भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपका डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने प्यारे से मैम और सर के लिए फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर करो, क्योंकि बच्चों को फ्री नोट्स मिल जाएंगे, PDF कॉपी, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ने पर हम आपके लिए गिव अवे करने वाले हैं, तो उनका भी फायदा, हमारा भी फायदा, और फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा सबको। सोचो, तुम सोचो, तुम्हारा फायदा हुआ, अब तुम्हारे जूनियर्स का भी फायदा होना चाहिए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए रेस्पिरेशन चैप्टर का और एक सेशन आने वाला है। तो जल्दी जल्दी नेक्स्ट सेशन के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करो। नेक्स्ट सेशन आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप करो। चलो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, सी यू सून।